Hello students, today I am going to explain chapter resources and development. So in this chapter we will cover these topics. First one, resources, classification of resources on the basis of origin, biotic and abiotic, on the basis of exhaustibility, renewable and non-renewable, on the basis of ownership, individual, community, national, and international, on the basis of the status of development, potential, developed, stock, and reserves, development of resource planning in India, land resources, soil as a resources, classification of soils, soil erosion, and soil conservation. So first, we will see the definition of resources. What do you mean by resources? 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है आपको कि resources से आप क्या समझते हैं? Everything in our environment which can be used to satisfy our needs and it is technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable is termed as resources. Resource, संसाधन, रिसोर्स हम किसको जानते हैं, क्या है जिसे हम रिसोर्स की कैटेगरी में रखते हैं? हमारे वातावरण में मौजूद वो सारी चीजें जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती हैं, साथ साथ वो तकनीकी रूप से सभी लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली फीजिएबल, आर्थिक रूप से लोग उसका खर्चा वहन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है कि आम जनता तक पहुंच नहीं पाए, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, सांस्कृतिक रूप से लोगों के द्वारा वो स्वीकार कर ली जाए। रिसोर्स ऐसे नहीं हो जिससे किसी की भावनाओं, किसी के सेंटिमेंट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचे। तो ऐसे सारे संसाधन जो हैं, सारी जो चीजें हैं वो रिसोर्स की कैटेगरी में आती हैं। ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज, मानव खुद अपने आप में रिसोर्स का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स माना जाता है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेस एंड यूज देम। प्रकृति में जो कुछ भी मटेरियल मौजूद है उसको वो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करता है, वो इस तरीके से परिवर्तित करता है, चेंज करता है, ताकि हम उसका उपयोग साधन के रूप में, संसाधन के रूप में कर सकें। तो हियर वी कैन सी द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, कितनी तरह से रिसोर्सेस को डिवाइड किया गया है। Resources can be classified in the following ways. The first one on the basis of origin. Origin के आधार पर बायोटिक एंड अबायोटिक। उसके बाद सेकेंड है on the basis of exhaustibility, renewable and non-renewable. On the basis of ownership, individual, community, national and international. And the last one on the basis of the status of development, potential, developed, stock and reserve. नीचे एक पूरा चार्ट के रूप में आपको दिया है, ये आपको याद करने में आसान रहता है। और कभी रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ कोई बड़ा क्वेश्चन आता है, मान लीजिए 5 मार्क्स का आता है, तो उसमें आप रिसोर्सेज को डिफाइन करने के साथ साथ उसकी डेफिनेशन लिखने के साथ साथ आप इस चार्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर दो तरह के रिसोर्सेस होते हैं। फर्स्ट वन है बायोटिक एंड सेकंड वन इज अबायोटिक। अब देखेंगे आप बायोटिक में क्या क्या आ रहा है, लिविंग थिंग्स आ रही हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंगस है, बैक्टीरिया, ये सब लिविंग थिंग्स हैं, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएंगी, बायोटिक। और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, अबायोटिक, वाटर, सॉइल, एयर, मिनरल्स, लाइट। अब आप देखेंगे कि हम चाहे बायोटिक की बात करें चाहे हम अबायोटिक की बात करें, ये रिसोर्सेस के रूप में हमारे जीवन का एक डायरेक्टली या चाहे इनडायरेक्टली मान लीजिए ये हमारे जीवन का एक मुख्य हिस्सा रहते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर्स एंड हैव लाइफ। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिनमें जीवन होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक्स एक्सेट्रा। Abiotic resources की definition में all those things which are composed of non-living things are called abiotic resources. Example rocks and metals. ऐसी चीजें जिनमें जीवन नहीं है वो सब abiotic resources की कैटेगरी में आती हैं, rocks और metals। यहाँ आपको दो definition 1 मार्क्स की पूछी जा सकती हैं, या बायोटिक अबायोटिक का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। मैच द कॉलम में भी इसको कुछ एक तरफ बायोटिक के नाम, अबायोटिक के नाम लिखकर और उसको मैच द कॉलम के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल।
The resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process are known as renewable or replenishable resources. ऐसे resources जिनको हम reproduce कर सकते हैं किसी भी तरह के physical, chemical या mechanical process के द्वारा हम उनका रूप परिवर्तित कर सकते हैं और उन्हें वापस से प्रयोग में ला सकते हैं, ऐसे resources जो हैं वो renewable resources की कैटेगरी में आते हैं. ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा. The renewable resources may further be divided into continuous or flow. एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. जैसे कि आप देखते हैं अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर भी एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस है. अगर हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं तो उस पानी का प्रयोग हम बाद में भी कर सकते हैं. The next one, non-renewable resources occur over a very long geological time. These resources take millions of years in their formation. Non-renewable resources ऐसे हैं जिनको बनने में कई सैकड़ों वर्ष लगे हैं और इसको आप अगर एक बार खत्म हो जाएंगे तो निश्चित रूप से दूसरी बार आपके पास कोई मौका नहीं रहेगा उसको रीयूज करने का. Some of the resources like metals and recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use. कुछ चीजें हम मान सकते हैं कि इसमें मेटल वगैरह है. जैसे आप मान लीजिए अटाला जब बेचते हैं तो लोहे की कीमत बहुत ज्यादा भाव में जाती है क्योंकि जो लोहा है वो रिसाइकल हो सकता है. लेकिन अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करें, जैसे हम पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं, इनका एक लिमिटेड है हमारे पास. ये एक लिमिट के बाद अगर खत्म हो जाएंगे तो हमारे पास फिर दूसरा हम पेट्रोल कहीं से कहाँ से लाएंगे उसको, हम उसको रीयूज नहीं कर सकते. रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में वो नहीं आता. एग्जाम्पल है मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स. ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मालिकाना अपने ऑनरशिप के अधिकार पर भी रिसोर्सेज को 4 कैटेगरी में बांटा गया है. इंडिविजुअल है, कम्युनिटी ऑन है, नेशनल है और इंटरनेशनल है. फर्स्ट वन है इंडिविजुअल रिसोर्सेज. Individual resources are owned privately by individuals in village peoples on lands, whereas in urban areas people own plots, houses and other property. Individual देखिए मतलब ही उसमें छुपा है कि आपका व्यक्तिगत होना. गांव में हम देखेंगे लोगों के पास जमीन होती है, खेत होते हैं, वो सब उनके खुद के होते हैं तो वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आते हैं. हम जब शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं तो आपका अपना प्लॉट है, आपका अपना मकान है या कोई प्रॉपर्टी आपने खरीद रखी है जिसमें पूरी तरीके से मालिकाना हक आपका ही है, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आ जाएगा. इसमें भी आप देखेंगे प्लांटेशन है, पॉस्चर लैंड से, पोन्स है, तालाब भी होते हैं व्यक्तिगत, वाटर इन वेल्स. आजकल गांव में आप देखेंगे घरों में कुएं भी रहते हैं, शहरों में भी कई घरों में आप कुएं देखेंगे. तो अगर आपके घर में कुआं है तो निश्चित रूप से वो आपका अपना कुआं है, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आ जाएगा. नेक्स्ट है कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज. These resources are accessible to all the members of the community. जितने भी लोग समाज में रह रहे हैं उन सबके उपयोग में आने वाला जो रिसोर्सेस है वो आता है कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेस. जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड है, चरागाह है जहां पर जानवर चरने के लिए जाते हैं, निश्चित रूप से वो किसी की अपनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है. ब्यूरल ग्राउंड्स हैं जहां पर दफनाया जाता है बॉडीज को. पब्लिक पार्क्स हैं, गार्डन है, पिकनिक स्पॉट्स हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, ये सब कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज है. इसमें समाज का कोई भी तबका जो है इसका उपयोग कर सकता है. कोई ये नहीं कहेगा कि ये मेरा व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है तो इसमें आप नहीं जा सकते. नेशनल रिसोर्सेज आर ऑन बाय अ नेशन और कंट्री. किसी देश के द्वारा जो रिसोर्सेज जिन पर किसी व्यक्तिगत पर्सनली किसी देश का हक रहता है वो नेशनल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आ सकते हैं. ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लॉन्स विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरियाज अप टू 12 नॉटिकल माइल्स. मतलब समुद्र का जो एरिया है उसमें भी जो 12 नॉटिकल माइल्स माना जाता है. नॉटिकल माइल्स जो है एक मेजरमेंट की यूनिट मानी जाती है. मतलब कितना 22.2 किलोमीटर का एरिया जो है वो पर्टिकुलरली उस देश की कैटेगरी में ही आता है. इसके अलावा जितने भी पानी के स्रोत हैं, अब जैसे भारत में बहने वाली जो नदियां हैं, गंगा, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, ये सब एक नेशनल रिसोर्सेज है क्योंकि ये हमारे खुद की देश की संपदा है. हम जंगलों की बात करें, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें, हम माइंस खदानों की बात करें, जो हमारे देश में निश्चित रूप से वो एक नेशनल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आएगा. 22.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज अ टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज
दे आर इन बिलोंग टू द नेशन। मतलब मैंने जो आपको बताया कि 22.2 किलोमीटर का जो रेंज है वो पर्टिकुलर किसी देश के ही अंडर में आता है। अब जैसे रोड्स हैं, कैनल्स हैं, रेलवे लाइंस हैं, ये सब नेशनल रिसोर्सेज में आ जाती हैं। अब हम बात करें इंटरनेशनल रिसोर्सेज की। इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। ये किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं? जो अंतरराष्ट्रीय संस्थान है उनके द्वारा इनको रेगुलेट किया जाता है। द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean, and no individual country can utilize this without the concurrence of international institutions। ये मान लीजिए कि कोई भी समुद्र है, भाई समुद्र तो ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, नेचुरल हैं, इस पे कोई भी व्यक्ति पर्टिकुलर या कोई भी देश अपना हक नहीं जता सकता। तो जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना है उसके हिसाब से 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशन, वो ओपन ओशन है। एंड नो इंडिविजुअल कंट्री, कोई भी देश जो है उस पर अपना हक नहीं जता सकता है, और इसका जो प्रयोग करते हैं can utilize this without the concurrence of international institution। अंतरराष्ट्रीय संस्थान जो बना है उसकी परमिशन से ही आप इन समुद्री सीमाओं का उपयोग कर सकते हैं। Here you can see some example। इंडिविजुअल में आप देख रहे हैं मकान है, कम्युनिटी ऑन में आप देख रहे हैं एक पार्क है जिसमें सभी तरह के लोग आए जा सकते हैं, नेशनल में आप देख रहे हैं रेलवे है, रेल है जो हमारे देश की अपनी संपत्ति है। इसके बाद इंटरनेशनल में आप देख रहे हैं कि ओशन है, इसके बाद 12 माइल्स भी दिया है, 200 नॉटिकल माइल्स का भी आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो ये इस आधार पर 4 कैटेगरी में रिसोर्सेस को यहाँ पर डिवाइड किया गया है। आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। टुमारो वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।